वेलकम बैक। मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार का खास कार्यक्रम द टॉक शो। और हमारे टॉक शो में आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर कृष्ण मोहन कुमार, जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब हम दूसरे मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। मुद्दा हमारा है नेतृत्व, मतलब जन स्वराज की नेतृत्व, भविष्य की रणनीति और जन स्वराज के आगे का रास्ता क्या होगा। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। चलिए, धन्यवाद। विशेषज्ञ कहते हैं कि जन स्वराज एक जन आंदोलन था, लेकिन जब से ये राजनीतिक पार्टी बनी तब से ये लड़खड़ा गई। क्या ये आरोप विशेषज्ञ का सही है? नहीं, देखिए, ये पूरी तरह से इसको सही नहीं मान सकते। आखिर जो भी जन आंदोलन तो इसको नहीं बोलेंगे, अभियान बोलेंगे। जो भी अभियान चल रहा था वो ठीक चल रहा था, लेकिन उस अभियान का फ़ायदा लोगों को तभी मिलेगा जब वो पार्टी के रूप में कन्वर्ट होके और इस स्थिति में आए कि कुछ बदलाव ला सके। नहीं तो ऐसे अभियान चला के बहुत ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर सकता कोई। तो इस बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ। और जहाँ तक लड़खड़ाने वाली बात है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी जब बनी थी तो आप गए होंगे अगर वेटनरी कॉलेज में, तो वहाँ देखते मतलब उल्लास था। बिल्कुल बिल्कुल था और बिल्कुल सही चीज़ें थी। उसके बाद इवन आप देखिए, चुनाव से 2 महीना पहले तक भी अच्छा माहौल था, ऐसा नहीं था कि लड़खड़ा गई थी। और उस समय का अगर आप देखिएगा, जो ओपिनियन पोल्स वगैरह आते थे, तो उसमें जन स्वराज को कम से कम वो लोग 30-35 सीटें बताते थे कि आएगा। बिल्कुल। लेकिन गड़बड़ी निश्चित तौर पे उसके बाद हुई है, और जो हमने पहले डिस्कस कर ही लिया। तो आपको क्या लगता है कि अब अगर जन स्वराज पार्टी टिकी रहती है मैदान में, तो एक बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है शीर्ष नेतृत्व से लेकर जमीनी कार्यकर्ता तक में? देखिए, बिल्कुल इसमें तो बड़े बदलाव की ज़रूरत है। और आप अगर बेसिक चीज़ आप देखिएगा, अभी आजकल किसी भी पार्टी में, छोड़ दीजिए जन स्वराज को, छोड़ दीजिए किसी भी पार्टी को, छोड़ दीजिए, जो लोकतंत्र है उसमें देखिएगा कि ये जनता के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार है। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि इसको बिजनेसमैन चला रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति चला रहे हैं। आजकल सिस्टम क्या हो गया है कि कोई भी आदमी, अब देखिए इसका प्रूफ किसी के पास नहीं है, लेकिन हर कोई जानता है कि 5 करोड़ 7 करोड़ या जो भी है 2 करोड़ 4 करोड़ दे के टिकट खरीदे जाते हैं। कुछ विशेष पार्टियों ने ऐसा अपना बना रखा है कि उनको टिकट, अगर उनका टिकट मिलता है किसी उम्मीदवार को, तो कम से कम 50% जीतने के चांसेज हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जो भी कैंडिडेट है वो पब्लिक के बीच में जाने से ज़्यादा सोचता है कि मैं वहाँ जाके जो भी अपना चमचागिरी या जो भी वो करूं, पैसे दूं और टिकट ले आऊं। बाकी पब्लिक तो है ही वोट देने के लिए। तो ये सिस्टम पूरा चल रखा है अभी। तो जो भी पूंजीपति है वही टिकट, अब 5 करोड़ दे के कोई आम आदमी तो टिकट खरीद नहीं सकता। आम आदमी तो छोड़िए, अच्छा खासा आदमी भी जो है वो नहीं दे सकता। उसके बाद से चुनाव में जो खर्चे होते हैं वो भी समझिए कि अंधाधुन है। मतलब ऐसे तो 40 लाख का है शायद, लेकिन आप समझिए कि 4 करोड़ करने वाला बिल्कुल 5-7 करोड़ भी खर्च कर देता है। तो ये सरकार जो हो गई है, जो लोकतंत्र अभी हो गई है, ये पूंजीपतियों के द्वारा चलाई गई सरकार और पूंजीपतियों के लिए चलाई गई सरकार, इस तरह से हो गया है। अब इसको चेंज करने के लिए बड़े बदलाव की, और कोई भी आ जाए, चाहे जन स्वराज आ जाए या कोई भी आ जाए, अगर इस सिस्टम को चेंज नहीं किया गया, किसी से भी पैसा लेके उसको टिकट दिया गया और उससे मतलब ह्यूज मनी लेके आप चुनाव में खर्च किया गया, तो निश्चित तौर पे वो सरकार जनता के लिए काम ना करके पूंजीपतियों के लिए काम करेगी। इससे कोई इनकार कर नहीं सकता, चाहे उसको टैक्स बढ़ाना पड़े या जो भी करना पड़े। तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम न करके पूंजीपतियों के इंटरेस्ट में निश्चित तौर पे काम करेगी। इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। अब ये चीज़ को बदलने के लिए पब्लिक का ही सहयोग लेना पड़ेगा। अगर ऐसे कोई व्यवस्था बनती है कि चुनाव पब्लिक के पैसे से लड़ा जाए, तभी संभव है कि कुछ ईमानदार या अच्छे लोग उसमें आए और
जाके मतलब राजनीति की दिशा बदले, नहीं तो ये ऐसे ही चलते रहेगा। और समझिए कि एक तरह से लोकतंत्र ना हो के राजतंत्र हो गया है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस में इतने दिनों से बैठे हुए हैं गांधी परिवार, यहाँ लालू परिवार है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे पूंजीपति मतलब आप एक डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिए तो एक ही परिवार चला आ रहा है। बिल्कुल। तो वो क्यों आ रहा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत है, वो लोग देते हैं पूंजी और टिकट लेते हैं और फिर पैसा खर्च करके चुनाव जीतते हैं। तो इसको बदलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये देश के लिए और राज्य के लिए निश्चित तौर पे एक खतरे की घंटी है। अच्छा, आपने पूंजीपति की बात की। आपके पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो आपके रणनीतिकार जो प्रशांत किशोर जी हैं वो हों, चाहे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष हो, पूंजीपति की बात करते हैं कि सरकार जो है वो पूंजीपति की सरकार है। पार्टी तो आपकी भी पूंजीपति की है। वही चीज़ आपके यहाँ, बल्कि जनसुराज में तो और पार्टी के अलावे ज्यादा राजतंत्र दिखता है, क्योंकि एक अकेले प्रशांत किशोर ने हजारों करोड़ रुपये, सुनने में जो आया, हजारों करोड़ रुपया पार्टी को दिया है। सैकड़ों करोड़ का तो उन्होंने खुद खुलासा किया है ना, कि उन्होंने तो 200 या कुछ करोड़ रुपया उन्होंने अलग से दिया था। उसके बाद भी अपनी सारी संपत्ति जो है 90% उन्होंने पार्टी को दे दी। तो जो आदमी सारा कुछ टोटल पैसा जो आदमी लगा रहा है किसी पार्टी में, तो वो पार्टी तो उसका सर्वे सर्वा तो वही हुआ। तो राजतंत्र तो उसी को कहते हैं जो जिसमें कोई एक खास एक आदमी सर्वे सर्वा हो, जबकि ऐसा किसी और पार्टी में कम देखने को मिलता है। मैं वही बात बोल रहा हूँ आपको। नहीं, हर पार्टी, आपकी पार्टी में भी वही हमारी पार्टी में मैं उसी चीज़ को बदलने की बात कर रहा हूँ। तो जनसुराज कहाँ बदल पाएगी इसको? हाँ, आपको मैं एक चीज़ याद दिलाता हूँ। जब शुरू में मैं ये पार्टी ज्वाइन किया था, मैं उस समय ये था कि जो चुनाव लड़ा जाएगा पब्लिक के पैसे से लड़ा जाएगा। कुछ टारगेट था कि 1 करोड़ लोगों से 200 रुपया लेके कुछ 200 करोड़ होते हैं जिससे कि चुनाव लड़ा जाएगा, इस तरह का कुछ था। मतलब एक आइडिया था कि पब्लिक के पैसे से चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल। ये बात आपको याद होगा या नहीं होगा? नहीं, सुना था, आपने बोला था। हाँ, लेकिन ये चीज़ नहीं हुआ। आपको मैं बता दूं, मैंने एक चिट्ठी भी लिखी थी प्रदेश अध्यक्ष को इन सब चीज़ों के बारे में कि जो चीज़ होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अगर पब्लिक के पैसे से चुनाव लड़ा जाएगा तभी सुधार हो जाएगा। अगर अकेला प्रशांत किशोर पैसा खर्च करके चुनाव लड़ते हैं या पप्पू सिंह, उदय सिंह अपना पैसा लगा के चुनाव लड़ते हैं, तो ये पार्टी भी आप आरजेडी या बीजेपी की तरह ही हो जाएगी, या जिस एक जो अपना टिपिकल पार्टी होती है ट्रेडिशनल, उसी तरह की बन के रह जाएगी। कोई बदलाव नहीं होने वाला है। नहीं, आपने आरजेडी बीजेपी की बात करी, तो बीजेपी और कांग्रेस तो ये तो डोनेशन के पैसे से चल रही है। किसी एक आदमी का सैकड़ों करोड़ रुपया पार्टी में नहीं लगा है। जो जानकारी अभी तक है, इन्होंने खुले तौर पर क्यों बोला कि मैंने इतने करोड़ रुपये दिए हैं उसको? ऐसा नहीं है कि जनसुराज एक ही दो आदमी के पार्टी के पैसे, एक ही दो आदमी के पैसे से चल रही है। आपने वीडियो देखा होगा, किसी का 50 लाख लग गया, किसी का 1 करोड़ लग गया। तो बहुत सारे ऐसे लोगों ने पैसा दिया है, बहुत सारे लोगों ने प्रचार में खर्च किया है। तो ऐसा नहीं कि एक केवल प्रशांत किशोर के पैसे से चल रही है, केवल उदय सिंह के पैसे से चल रही है। एक तो हाँ ये है कि उनका जो है अमाउंट ज़्यादा है, और ये चीज़ ठीक नहीं है। आपको अगर व्यवस्था बदलनी है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ आज तक, अगर आपको व्यवस्था बदलनी है, आपको अगर पब्लिक के लिए काम करना है, तो आपको पब्लिक फंड से ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, तभी जाके ये संभव होगा। नहीं तो आप चाहे कोई कितनी भी पार्टी बना लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि ये संभव हो पाएगा। ये जो हार हुई है अभी आपकी, इस हार से आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल तो बुरी तरह से टूटा हुआ है, ठीक है। तो पार्टी अब उन्हें कैसे जोड़ पाएगी दोबारा से? उनका मनोबल ऊंचा करने के लिए क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग करी है पार्टी ने? कुछ इसके बारे में बताइए। देखिए, ऐसा नहीं है कि पार्टी का मनोबल टूटा है या किसी पदाधिकारी का मनोबल टूटा है। उनका टूटा है जो अपने स्वार्थ के लिए आए थे, वैसे लोगों का टूटा है। लेकिन इस पार्टी से बहुत ऐसे लोग भी जुड़े थे जो कि सही में चाहते थे कि बिहार में कुछ अच्छा हो, बिहार में बदलाव हो, समाज के जो वंचित लोग हैं उनके लिए काम हो। तो ऐसे बहुत लोग
सेल्फलेस मतलब जुड़े थे, तो उनका मनोबल टूटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, उनको थोड़ा सा निराशा ज़रूर हुई है कि जो होना चाहिए था नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा नहीं कि दोबारा से वो प्रयास करने के लिए वो मना कर देंगे। दूसरे नंबर पर भी पार्टी नहीं आई कहीं, खास करके करगहर जहाँ प्रशांत जी का गृह जिला है, वो गृह विधानसभा है, वहाँ भी पार्टी दूसरे नंबर पर भी नहीं आई। तो इससे क्या लोगों में संदेश जा रहा है कि प्रशांत किशोर का जितना प्रभाव जुलूस में निकलता है, दिखता है, उतना वोट में नहीं दिखता है। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, निश्चित तौर पे आप ये चीज़ बोल सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो 10,000 रुपया मिला है और जो भी चीज़ें हुई है सरकार की तरफ से, उसका और जो ध्रुवीकरण हुआ है एक तरह से, पहली बात तो ये है कि लोग इसलिए भी एनडीए को वोट किए हैं कि कहीं ये आरजेडी ना आ जाए। इस बात से आप सहमत है कि नहीं? बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। तो लोग इसलिए भी वोट नहीं दिए जनसुराज को कि कहीं इसको वोट देने के चक्कर में महागठबंधन ना जीत जाए। तो ये मतलब भी एक फैक्टर रहा है। बिल्कुल, ये मतलब ये जनसुराज विकल्प नहीं बन पाई, इसलिए ये स्थिति हुई। निश्चित तौर पे हारी है, तो निश्चित तौर पे कमज़ोर है तभी हारी है। अगर ये इस हालत में आ जाती कि लोगों को लगता है कि नहीं ये जीत सकती है, तो निश्चित तौर पे लोग इसको चुनते। कमी ज़रूर रही है जनसुराज के अंदर, निश्चित तौर पे रही है, ज़मीनी चाहे पकड़ बोल दीजिए या जो भी है, निश्चित तौर पे कमी रही है, तभी इतनी बड़ी हार हुई है। और इस हार को हम मतलब स्वीकार करते हैं, इसमें कोई मतलब शर्म की बात है नहीं। हम लोग कोशिश कर रहे थे और अच्छे के लिए कोशिश कर रहे थे, तो इसमें कोई बात नहीं है कि हार गए तो हार गए और बुरी तरह से हारे, इसमें भी कोई शर्म की बात नहीं है। बात है कि हमारा प्रयास अच्छे के लिए था और हम अपने प्रयास से खुश हैं, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। अभी जो आपने 10,000 की बात आपने की है, ठीक है, विपक्ष के लोग तो बोलते यही हैं। अब ये देखिए आप कि आरजेडी को यानी महागठबंधन को लगभग सिर्फ आरजेडी की बात अगर हम करें तो सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज आरजेडी को मिला है, 23 पॉइंट समथिंग % उसको वोट आया है। 1,85,86 लाख लोगों ने आरजेडी को वोट दिया है। तो क्या वो 1,85,86 लाख में वो 10,000 वाले लोग नहीं होंगे? ऐसी बात तो नहीं है। 10,000 वाले भी उसमें शामिल हैं जिनको पैसा मिला है, उसके बाद भी उनको गया है वोट। जो अमीम को गया या जो कांग्रेस को गया और जो एलजेपी तो चलिए एनडीए की ही पार्टी है, तो इन लोगों को भी जो वोट मिला है उसमें भी 10,000 वाले होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये 10,000 कोई खास मुद्दा रहा होगा इसमें। निश्चित तौर पे देखिए, मुद्दा तो रहा है, निश्चित तौर पे रहा है। आप जो चीज़ बोल रहे हैं, इस बात से तो कोई दो राय नहीं कि वो पुरानी पार्टियां हैं, उनके कुछ कोर या कट्टर वोटर हैं जो कि चाहे वो मर जाएंगे भूखे, लेकिन वो वोट उन्हीं को देंगे। बिल्कुल। तो ये बिहार में या पूरे इंडिया में ही इस तरह की मेंटेलिटी के लोग रहते हैं, तो उसको चेंज होने में समय लगता है। वो आप एक साल में नहीं चेंज कर सकते, उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है, बहुत समय देना पड़ता है। तो उनका चूँकि पहले से बना हुआ है, उस तरह के मानसिकता के लोग हैं कि उनको चाहे कुछ भी हो जाए वो कांग्रेस को ही देंगे या महागठबंधन को ही देंगे, वो नहीं आए। अगर उनको हम मोड़ पाते, हो सकता है अगर वो जनसुराज की तरफ आते तो इधर से भी, हाँ नहीं, इधर से भी एनडीए के वोटर्स भी फिर आते। चूँकि वो नहीं आए तो ये नहीं आए, तो यहाँ डर की राजनीति है कि वो ना जीत जाए, वो ना जीत जाए, इस चक्कर में जनसुराज का ये बुरा हाल हो गया। हाँ, वोट और वो निश्चित तौर। जनसुराज की सबसे बड़ी ताकत यूट्यूब और सोशल मीडिया है, और यही सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई जनसुराज के लिए। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, सबसे बड़ी ताकत तो नहीं कह सकते। हाँ, निश्चित तौर पे वो मीडिया, उनका सोशल मीडिया अच्छा है जनसुराज का, और ऐसा नहीं है कि बीजेपी आरजेडी का ख़राब है, उनका भी अच्छा है। अच्छा। और कमजोरी तो इसको नहीं बोल सकते। अपना देखिए, अपना विज़न है, लोगों तक पहुंचाना है, अपना क्या करने आए हैं, क्या करेंगे, वो लोगों तक पहुंचाना है। इसके लिए सोशल मीडिया आजकल ज़रिया है, तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसको अगेंस्ट में करना है वो अगेंस्ट में कर रहा है।
तो ये कहना अब इसमें कौन ज़्यादा कर रहा है उसको फ़ायदा होगा। अगर आप मान लीजिए कि आपके अगेंस्ट में ज़्यादा चला दिया तो हो सकता है मुझे फ़ायदा हो जाए, आपको नुकसान हो जाए। तो ये चीज़ें तो चलते रहती है। तो ये जनसुराज पार्टी इस हार के बाद 2030 या 35 के लिए कोई लंबा गेम प्लान बना रही है, या बस इसी स्थिति में रहेगी जो स्थिति अभी चल रही है, इसी में रीसेट बटन दबाते ये हुए तो चलेगी? समय बताएगा। समय अभी बताएगा। तो चल रहा है, उसमें मंथन वगैरह करेंगे जो भी शीर्ष पदाधिकारी होंगे, और यहाँ पे भी अगर टीम आती है तो समीक्षा बैठक होगी, तो उसमें जो भी चीज़ें निकल के आएगी उसी वैसी रणनीति बनाई जाएगी कि आगे क्या करनी है। एक चीज़ जो प्रशांत किशोर बोले हैं कि जो 10,000 रुपया जिस महिला को मिला है, और वो चूँकि रोज़गार करने के लिए मिला है, और ये बोला गया है कि जिसको 10,000 मिला है उसको फिर 2 लाख और हम देंगे। कल या आज ही 10 लाख लोगों को फिर सरकार ने जारी किया है 10-10 हजार रुपये। तो वो ठीक है, जिनको भी मिला है उनको फिर 2-2 लाख रुपया मिले, इसके लिए जनसुराज कोशिश करेगी, क्योंकि मिला तो उसके लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें जनसुराज प्रशांत किशोर ने कहा कि हम जाएंगे उनके पास जिनको 10,000 मिला है, उनका जो भी मदद हो सके करेंगे कि भाई आप बिज़नेस कीजिए और 2 लाख लीजिए। तो सरकार को देना चाहिए वो। अगर सरकार ये मानती है कि नहीं ये पैसे सही में बिजनेस के लिए मिले हैं, वोट खरीदने के लिए नहीं मिले हैं, तो उनको 2-2 लाख और देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और सही बात है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इतने ही सवाल थे आपसे, और फिर कभी हम आपको चर्चा के लिए बुलाएंगे, इस तरह का कोई मुद्दा अगर निकलता है तो। दोस्तों ये था हमारा भाग 2, पार्ट 2 था ये हमारा, जहां पर हमने डॉक्टर साहब से बात की जनसुराज के नेतृत्व, संगठन और भविष्य की रणनीति पर। डॉक्टर साहब ने जनसुराज पार्टी का और अपना पक्ष बहुत मजबूती से रखा। लेकिन एक बात है दोस्तों कि बिहार की जो राजनीति है उसमें बदलाव तो शुरू हो गई है, इसमें कोई शक नहीं। रहा सवाल जनसुराज के हारने का, तो एक बात है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो पार्टी मैदान में आ गई है, ठीक है, हार हुई है इनकी, आगे भविष्य क्या होगा इसका ये तो आप तय करेंगे, यानी जनता तय करेगी कि आगे इस पार्टी को किस मोड़ पर ले जाएगी। फिलहाल आपके लिए एक और सवाल है कि क्या आपको लगता है कि जनसुराज पार्टी को अगले चुनाव से पहले नेतृत्व या संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव करना चाहिए? हाँ या ना में अपना जवाब और साथ में कारण भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, हमारे चैनल को देखने के लिए। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।